Modi, Gliani and Miller approach. ओके, हम ये चार थियोरी जो कर रहे हैं, दिस इज द फोर्थ थियोरी वी आर डूइंग इन कैपिटल स्ट्रक्चर थियोरीज. व्हाट वी आर डूइंग एग्जैक्टली, एक बार शॉर्ट में बोल देता हूँ. कैपिटल स्ट्रक्चर थियोरीज में हम क्या कर रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑन WACC. इफेक्ट ऑफ चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑन WACC. तो पहला दो थियोरी कौन सा? नेट इनकम अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच. ये दो थियोरी क्या बोलता है कि अगर कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करते हो तो WACC चेंज होता है. ठीक है. बाद में थर्ड थियोरी किया हमने नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच. उसमें क्या बोला हमने? WACC इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. अगर तुम्हारा कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होता है तो WACC को फर्क नहीं पड़ता है. Now the last theory, Modigliani and Miller. This theory, number one, it supports net operating income approach. मतलब ये थियोरी भी बोलता है कि WACC is independent of capital structure. क्या बोला मैंने? WACC is independent of capital structure. मतलब तुम्हारा WACC कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ भी हो, WACC शुड रिमेन द सेम, ऐसा. तो इट सपोर्ट्स नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच. तो इसमें नया क्या किया सर? टू एक्सप्लेन देयर आर्ग्यूमेंट, दे हैव एक्सप्लेन, टू एक्सप्लेन देयर आर्ग्यूमेंट, टू प्रूव देयर आर्ग्यूमेंट, दे हैव given an example. They have proved by way of an arbitrage. एक आर्बिट्राज का प्रोसेस वो लोग ने समझाया है. आर्बिट्राज, ओके, आर्बिट्राज का प्रोसेस समझाया है. वो आर्बिट्राज हमको इधर समझना है. और एक पॉइंट है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो दिस थियरी सेज दैट WACC इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. और वो प्रूव करने के लिए उन्होंने एक आर्बिट्राज का एग्जाम्पल दिया है. सर व्हाट इज आर्बिट्राज? आर्बिट्राज का मतलब होता है टेकिंग एन एडवांटेज ऑफ अ सिचुएशन. देखो फॉर एग्जाम्पल, कितने लोग क्या करते हैं? NSE में शेयर खरीदते हैं और BSE में बेचते हैं. ये आर्बिट्राज है. फॉर एग्जाम्पल रिलायंस का शेयर का प्राइस, चलो रिलायंस का शेयर का प्राइस दो, हमारे पास मार्केट है NSE BSE, दोनों पे भाव सेम होता है. टेक्निकली सेम होना चाहिए, लेकिन कभी कभी डिफरेंस होता है. पॉइंट्स बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन जितना भी डिफरेंस होता है ना, उसका लोग एडवांटेज लेते हैं. मतलब जहां पर भाव कम है उधर बाई करते हैं और जहां भाव ज्यादा है उधर बेचते हैं. तो ये आर्बिट्राज है. अच्छा, हम समझो चाइना से कुछ इंपोर्ट करते हैं और इंडिया में बेचते हैं, ये भी आर्बिट्राज है. आर्बिट्राज का मतलब होता है एडवांटेज लेना, सिचुएशन का एडवांटेज लेना, इज कॉल्ड आर्बिट्राज. तो यहाँ पे MNM मतलब मोदी गिलानी एंड मिलर, MNM. तो MNM ने इधर कौन सा आर्बिट्राज समझाया? ओके, और आर्बिट्राज की मदद से उसने क्या प्रूव करने की कोशिश की? वो ये प्रूव करना चाहता है कि WACC इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. ये मेन पॉइंट याद रखना, क्योंकि आर्बिट्राज का एग्जाम्पल थोड़ा सा लंबा होगा हमारा. तो चलो अभी हम लोग आर्बिट्राज का एग्जाम्पल ले. थर्ड पॉइंट ये वाला पॉइंट हम बाद में डिस्कस करें, तो छोड़ो अभी. तो फिलहाल अभी मैं क्या बोल रहा हूँ? नंबर वन, इट सपोर्ट्स नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच. एंड नंबर टू, टू सपोर्ट देयर आर्ग्यूमेंट दे हैव एक्सप्लेन्ड द प्रोसेस ऑफ आर्बिट्राज. ठीक है सर, आर्बिट्राज क्या है? चलो डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनना. सपोज दो कंपनी है, से A लिमिटेड, B लिमिटेड. बोथ द कंपनीज, आई एम एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस ऑफ आर्बिट्राज. सुनना, थोड़ा लेंदी एग्जांपल है. A लिमिटेड, B लिमिटेड, दोनों कंपनी दे बिलोंग टू द सेम इंडस्ट्री, दे बिलोंग टू द सेम रिस्क क्लास. मतलब दोनों का ओवरऑल कॉस्ट सेम होना चाहिए, क्योंकि वो लोग का बिजनेस सेम है, वो लोग का इंडस्ट्री सेम है, दे डू द सेम बिजनेस. सपोज दो कंपनी है जिसका EBIT, देखो मैंने EBIT भी सेम रखा, 10 लाख रुपया.
दोनों का EBIT सेम, बोथ आर ऑफ सेम लेवल। चलो ठीक है। दोनों का KE एक्सपेक्टेड रिटर्न बाय इक्विटी शेयर होल्डर 20%। दोनों में इक्विटी शेयर होल्डर 20% रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, दोनों कंपनीज। अभी दोनों कंपनी का KE सेम, दोनों कंपनी का EBIT सेम, एवरीथिंग सेम, लेकिन A लिमिटेड में देयर इज अ डेट, 10% डेट है ऑफ से 30 लाख। चलो, और B लिमिटेड में डेट नहीं है, नो डेट। बराबर है, नो डेट। मतलब A लिमिटेड में डेट है तो उसको हम लोग ना लेवर्ड कंपनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लेवर्ड। लेवर्ड मतलब जिसमें डेट है। तो बी में डेट नहीं है, उसको अनलेवर्ड बोलते हैं। दोनों में बिजनेस सेम है, दोनों का EBIT सेम है, एवरीथिंग इज सेम, के सेम, एक्सपेक्टेड रिटर्न बाय इक्विटी शेयर होल्डर सेम। लेकिन मैंने बोला ए लिमिटेड में लोन है, बी लिमिटेड में लोन नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी सुनना, लेस इंटरेस्ट से इसको कॉपी करना है, अभी नहीं, मैं बोलूंगा तब कॉपी करना। डोंट राइट, डोंट राइट, खाली ध्यान दो बस। इंटरेस्ट कितना है? ए लिमिटेड में इंटरेस्ट है कितना है? 10% डेट ऑफ 30 लाख, तो 3 लाख का इंटरेस्ट आएगा ए में, बी में इंटरेस्ट नहीं है। बराबर। यस तो सर। ये तुम्हारा अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स ये कितना आएगा? 7 लाख। ये कितना आएगा? 10 लाख। लेस इनकम टैक्स, नो इनकम टैक्स। वो 3 अजम्पशन तो है ही हमारा। वो 3 कॉमन अजम्पशन क्या था? पहला, ओनली डेट एंड इक्विटी, नो प्रेफरेंस। दूसरा, नो इनकम टैक्स, नो कॉर्पोरेट टैक्स। और तीसरा, 100% पे आउट, नो रिटेंशन। बराबर। चलो, यही तुम्हारा अर्निंग आफ्टर टैक्स। नो प्रेफरेंस, तो यही तुम्हारा नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। 100% पे आउट, तो यही तुम्हारा डिविडेंड था। तो ये तो हमने काफी कर दिया, तीनों तीनों थियोरी में यही किया था हमने। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विटी? इक्विटी कैसे मिलेगा? डिविडेंड अपॉन के, याद है, इंटू 100। मैंने क्या बोला? के दोनों का 20% है, देखो ऊपर। तो चलो बताओ कितना आएगा? डिविडेंड 7 लाख है, 7 लाख डिवाइड बाय 20% कितना आता है? 35 लैक्स। बराबर है। हाँ सर। चलो आंसर देते जाओ आगे। चलो नेक्स्ट। इधर कितना आता है? 10 लाख डिवाइड बाय 20%, 50 लाख। यस। 50 लैक्स, करेक्ट। अच्छा, फिर डेट, हाँ एक में डेट है, लेवर्ड में डेट कितना है? 30 लाख है। देखो ए लिमिटेड में लोन है, बी लिमिटेड में लोन नहीं है। बराबर है। वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे मिलता है? याद करो, डेट प्लस इक्विटी, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। तो ये आएगा 65 लैक्स और ये आएगा 50 लाख। बराबर है। अच्छा, अभी वैल्यू ऑफ, अच्छा केओ बोलो, केओ कितना है? हाउ मच इज केओ? केओ कितना है बोलो? हाउ मच इज केओ? केओ कैसे मिलता है? EBIT अपॉन वैल्यू आता है ना। तो चलो EBIT 15.38। अपॉन वैल्यू इंटू 100। बराबर। EBIT कितना है तुम्हारा? देखो, फर्स्ट 10 लाख डिवाइड बाय वैल्यू 65 लैक्स इंटू 100, बोलो कितना आएगा? 15.338। 15.38%। और इधर तुम्हारा EBIT कितना है? 10 लाख, और वैल्यू कितना है? 50 लाख। EBIT 10 लाख, वैल्यू 50 लाख, तो ये कितना आएगा? 20%। बराबर है। अभी सुनना, अभी है ना, यहाँ पे वैल्यू ऑफ द फर्म किसका कम है? बी लिमिटेड। किसका वैल्यू ज्यादा है? ए लिमिटेड। देखो वैल्यू किसका ज्यादा है? ए लिमिटेड का वैल्यू ज्यादा है, बी लिमिटेड का वैल्यू कम है। ए लिमिटेड का वैल्यू ज्यादा है, बी लिमिटेड का वैल्यू कम है। बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे मालूम है? हम लोग है ना, ए लिमिटेड से शिफ्ट होके बी लिमिटेड में जाएंगे। जिसका वैल्यू ज़्यादा होता है वो वैल्यू को बेचकर हम लोग कम वाले में जाते हैं। एंड एवरी टाइम रिमेंबर, ओवर वैल्यूड को सेल किया जाता है,
अंडर वैल्यूड को बाई किया जाता है। तो ए से बी में शिफ्ट होंगे हम लोग, गेटिंग इट? ए से बी में हम लोग शिफ्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज से दिस पेन, ये पेन का प्राइस है 100 रुपया। ऐसा ही सिमिलर पेन है, ओके, एकदम सेम, कंपनी अलग है, कंपनी अलग है लेकिन एकदम सेम है। तो मैं इसको 100 रुपये में बेचता हूं, और एक दूसरा कंपनी है ऐसा ही सेम टू सेम, एवरीथिंग सेम, क्वालिटी सेम, एवरीथिंग सेम, नाम अलग है बस। तो वो कंपनी में ये पेन 80 रुपीज का मिलता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 100 में बेचता हूँ, और जो पैसा आया उसमें से 80 रुपीज में वहां से खरीदता हूँ, तो मेरे पास 20 रुपया बचता है। गेटिंग इट? तो मैंने इसको बेचा 100 रुपये में, फिर वो 100 रुपये से मैंने 80 रुपया खर्चा करके दूसरा पेन लिया, दूसरे कंपनी, कंपनी अलग है, कंपनी अलग है, लेकिन वैल्यू, क्वालिटी, एवरीथिंग सेम, बराबर है। और वहां मैंने 80 में खरीदा तो मुझे 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ, समझा? मुझे 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। मतलब ओवर वैल्यूड जगह पर बेचो, अंडर वैल्यूड पे बाई करो। ओके, नाउ सपोज मिस्टर एक्स, ऐसे ही मैं एग्जांपल ले रहा हूं, समझो एक मिस्टर एक्स है, ठीक है? ही होल्ड्स से 8% शेयर, चलो 8% शेयर्स इन ए लिमिटेड। ए लिमिटेड में उसका 8% होल्डिंग है। ए लिमिटेड में उसका 8% होल्डिंग है। तो वो क्या कर सकता है, ए लिमिटेड से बेचकर बी लिमिटेड में जाएगा, ए लिमिटेड का शेयर बेचकर वो बी लिमिटेड में जाएगा। अपना मेन पॉइंट याद रखना, उसको क्या प्रूव करना चाहता है कि WSCC इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। इन दोनों का कैपिटल स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन दोनों का WSCC सेम होना चाहिए, क्योंकि सेम लेवल का कंपनी है, सेम EBIT है, सेम होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। लेकिन देखो सेम है क्या, नहीं है। देखो ये अलग है, ये अलग है, देखो ना, KO अलग है, कहाँ सेम है? ये WSCC तो होता ही है, लेकिन सेम है क्या? नहीं है, अलग है। तो अलग है तो सेम हो जाएगा। सर कैसे हो जाएगा, वही मैं बता रहा हूँ, वेट, हैव पेशेंस, ठीक है, हैव पेशेंस। तो यहां पर सबसे पहले सुनो, मिस्टर एक्स क्या करेगा, ए लिमिटेड से शिफ्ट होके बी लिमिटेड में जा सकता है, तो उसको प्रॉफिट होएगा। कैसे पता चला? ए का वैल्यू ऑफ द फर्म ज्यादा है, ओवर वैल्यूड, बी का वैल्यू ऑफ द फर्म कम है, अंडर वैल्यूड। तो हमेशा ओवर वैल्यूड में से हम लोग अंडर वैल्यूड में शिफ्ट होंगे, बराबर है? अभी देखना, ध्यान से सुनना। 8% शेयर्स होल्ड करता है, सपोज ए लिमिटेड में 8% शेयर्स होल्ड करता है, वो ए का शेयर बेचेगा, बी में जाएगा, ठीक है? तो चलो कैसे प्रॉफिट होएगा, देखो सुनो। फर्स्ट ऑफ ऑल वो शेयर बेचेगा ए का, सेल ऑफ शेयर्स इन ए लिमिटेड, उसका 8% होल्डिंग है। ए लिमिटेड का टोटल इक्विटी देखो कितना है, ए लिमिटेड का टोटल इक्विटी 35 5 लाख दिख रहा lakhs. है, 35 लाख से देखो। अच्छा, तो 8% ऑफ 35 लाख कितना आता है? 2,80,000. 2,80,000, 2,80,000, तो 2,80,000 रुपया उसको मिलेगा। अब देखो, मैंने तुमको बोला था कि 3 कॉमन अजम्पशंस है, लेकिन अगर तुमको याद है मैंने बोला था M&M मॉडल, चौथे मॉडल का और भी ज्यादा अजम्पशन है। इसका एक और अजम्पशन, यहाँ पर एक अजम्पशन है, देखो क्या अजम्पशन है। वो M&M बोलता है कि कंपनी, इन्वेस्टर को है ना, इन्वेस्टर को, मिस्टर एक्स को, अपना जो पर्सनल लेवरेज है ना, डेट इक्विटी मिक्स, उसको कंपनी के साथ मैच करना चाहिए। उसको अपना डेट इक्विटी मिक्स कंपनी के साथ मैच करना चाहिए। इट शुड बी इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ द कंपनी। सर मतलब, इधर देखो, ये आपस में रेशियो क्या है, इक्विटी कितना है 7, और ये 6, 1, 5 7 जा 5 6 जा, तो ये 7:6 दिख रहा है तुमको रेशियो। तो इन्वेस्टर को अपना पर्सनल लेवरेज भी वही मेंटेन करना चाहिए। सर क्यों? ये मेंटेन नहीं किया तो उसको प्रॉफिट नहीं होता है, देख पता चलेगा तुमको, वेट वेट करो, वेट करो, ठीक है? तो इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये हुआ कि उसको है ना, ये जो 30 लाख दिख रहा है ना, उसका 8%, उसका 8% होल्डिंग है,
8% इक्विटी में होल्डिंग है तो 8% 30 लाख का, 8% 30 लाख का उतना लोन लेना चाहिए उसको। अच्छा, लोन का इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है मार्केट में? 10% चल रहा है। ये 10% था ना लोन, इधर 10% लोन है, देखो ये ऊपर 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 देखो, ठीक है, 10% लोन है, तो उसको 10% लोन लेना चाहिए। सर कहाँ से? बैंक से, उसको जिधर से लोन मिलता है। सर कितने अमाउंट का लोन? 8% ऑफ 30 lakhs, दैट इज 2,40,000। तो तुम देखो इधर है ना, इधर ये रेशियो वापस 7:6 हो गया। कंपनी का रेशियो भी 7:6 है, देखो। तो जो कंपनी का पर्सनल लेवरेज है, इन्वेस्टर को अपना लेवरेज वो रखना चाहिए। दिस इज व्हाट एम हैज मेड एन अजम्पशन। देखो अजम्पशन है, इस पे आर्ग्यूमेंट नहीं करना है हमको, ठीक है, इसमें आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, जो उसने सिखाया हम वो सीखते हैं, ठीक है। लेकिन ये करने से उसको प्रॉफिट होने वाला है, कैसे होने वाला है देखते हैं, बताता हूँ मैं। तो ये टोटल कितना हो गया बताओ? टोटल कितना हो गया? 5,20,000, ओके। ये अमाउंट वो इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्ट इन बी लिमिटेड। वो बी लिमिटेड में 5,20,000 इन्वेस्ट करेगा। तो उसको फायदा कैसे होगा सर? बताता हूँ, रुको। आर्बिट्राज करने से फायदा होना चाहिए ना, वो ए से बी में जा रहा है तो बेनिफिट तो होना चाहिए ना। होगा होगा, देखो क्या बेनिफिट होगा बताता हूँ। अभी वो बी लिमिटेड का शेयर होल्डर हो गया, रिमेंबर। तो उसको बी लिमिटेड से डिविडेंड कितना मिलेगा? डिविडेंड फ्रॉम बी लिमिटेड कितना? उसका कितना होल्डिंग है? 5,20,000 का होल्डिंग है बी लिमिटेड में, रिमेंबर। एक मिनट, बी लिमिटेड का डिविडेंड कितना है? बी लिमिटेड का टोटल डिविडेंड कितना है? बी लिमिटेड ये 10 लाख देखो, और बी लिमिटेड का टोटल इक्विटी 50 लाख है, उसमें से 5,20,000 का इसने बाई किया मार्केट से, बराबर है। तो टोटल होल्डिंग 50 लाख है, टोटल इक्विटी, उसमें से इसका होल्डिंग 5,20,000 है, और ये 10 लाख का टोटल डिविडेंड है। तो प्रोपोर्शनेट कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं? प्रोपोर्शनेट है, रिमेंबर। चलो, तो देखो, तो कितना डिविडेंड मिलेगा इसको? 10 लाख टोटल डिविडेंड है, में इसका होल्डिंग कितना है? 5,20,000 आउट ऑफ 50 लाख, बराबर है। टोटल इक्विटी 50 लाख, इसने कितना शेयर खरीदा? 5,20,000 का, तो प्रोपोर्शनेट डिविडेंड मिलेगा। बोलो कितना आता है ये, जरा चेक करो। 1,04,000। 1,04,000, ठीक है। तो 1,04,000 उसको मिलेगा, 1,04,000 उसको मिलेगा फ्रॉम बी लिमिटेड। लेकिन उसने बी लिमिटेड में इन्वेस्ट करने के लिए लोन लिया है, डोंट फॉरगेट, उसने लोन लिया है। कितना लोन लिया है? उसने लोन लिया है 2,40,000 का, और उसका इंटरेस्ट रेट क्या है? 10%, बराबर है। तो इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन भरना पड़ेगा, हाँ। कितना? 10%, 10% ऑफ 2,40,000, तो 24,000 उसको भरना पड़ेगा इंटरेस्ट। उसको बी लिमिटेड से डिविडेंड कितना मिल रहा है? बी लिमिटेड से डिविडेंड मिलेगा उसको 1,04,000, और इंटरेस्ट भरना पड़ेगा 24,000, तो कितना आएगा? ये 80,000 आएगा, हाँ 80,000। दिस इज द नेट इनकम फ्रॉम बी लिमिटेड, नेट इनकम फ्रॉम बी लिमिटेड। बी लिमिटेड से डिविडेंड इतना, और बी में इन्वेस्ट करने के लिए लोन लिया, उसका इंटरेस्ट तो भरना पड़ेगा ना उसको, बराबर है। तो इंटरेस्ट भरेंगे तो इतना आएगा, चलो। तो 80,000। अच्छा, उसको कितना डिविडेंड मिलता था फ्रॉम ए लिमिटेड? तो डिविडेंड फ्रॉम ए लिमिटेड कितना मिलता था? पहले कितना मिलता था? उधर 8% होल्डिंग था उसका, 8% ऑफ डिविडेंड। ए लिमिटेड का डिविडेंड देखो कितना है ऊपर, ये देखो 7 लाख था, ये टोटल है उसका, 8% उसको मिलेगा, ठीक है। तो 8% ऑफ 7 लाख आएगा 56,000। 56,000। तो उसका इनकम ए लिमिटेड से पहले था 56,000, अभी बी लिमिटेड से उसका नेट इनकम आ रहा है 80,000, तो उसका फायदा हो रहा है, हाँ फायदा हो रहा है। कितना फायदा? ये 24 डिफरेंस। तो ये क्या है? दिस इज इंक्रीज इन इनकम, उसका इनकम इंक्रीज हो रहा है, देखो 24,000 से उसका इनकम बढ़ गया। ये क्यों बढ़ गया? क्योंकि उसने ये लोन लिया। लोन नहीं लेता तो क्या होता? समझो लोन नहीं लेता, सपोज
सपोज ये लोन वो नहीं लेता है, चलो ये वाला लोन उसने नहीं लिया, तो 2,80,000 इन्वेस्ट करेगा बी में, बराबर है। तो 2,80,000 पे डिविडेंड कितना आएगा, देखो वो लोन वो इन्वेस्ट करता है खाली 2,80,000 बी में, वो लोन नहीं लेता है सपोज, ठीक है। तो 2,80,000 होगा उसका इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड। एक मिनट, बी लिमिटेड का टोटल डिविडेंड 10 लाख, चेक करो। और 2,80,000 इन्वेस्ट करता है अगर, और टोटल 50 लाख है। अरे इधर इधर देखो ना, 5,20,000 के बदले ये 5,20,000 के बदले समझो ना 2,80,000 कितना आता है, ये बोलो, ये कितना आता है? 56. 56,000 आता है। अरे तो 56,000 तो उसको ए से भी मिलता ही था, और बी से भी अगर 56 ही मिलेगा तो क्या फायदा? ये उसको फायदा इसीलिए हुआ है क्योंकि उसने वो लोन लिया है, ठीक है। तो एमएनएम ने ये अजम्पशन किया है, इस पे आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे हम, अजम्पशन किया है। क्या अजम्पशन किया है? कि अगर वो लेवर्ड फर्म से अनलेवर्ड में जाता है, लेवर्ड मतलब क्या, ए से बी, ए लेवर्ड है, तो लेवर्ड मतलब जिसमें लोन है, जिसमें डेट है। तो ए लिमिटेड से बी लिमिटेड में वो जाता है, तो ए लिमिटेड से निकल रहा है ना, तो ए लिमिटेड का जो डेट इक्विटी मिक्स है ना, पर्सनल मिक्स भी उसको वही रखना चाहिए, तो उसको शिफ्ट होके फायदा होएगा। तो इधर फायदा क्या हुआ, उसका इनकम बढ़ गया। चलो अभी मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ, सुनो सर ये मेन पॉइंट नहीं था, नहीं ये मेन पॉइंट नहीं था। अपना मेन पर्पस क्या था, डोंट फॉरगेट, अपना पर्पस ये है कि कैपिटल स्ट्रक्चर इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट डब्ल्यूएसीसी, दैट वाज द मेन पॉइंट, डोंट फॉरगेट। ओके अभी सुनो, लिसन केयरफुली। अभी ए लिमिटेड तो मेन पॉइंट क्या है अभी सुनना, जैसे मिस्टर एक्स ए लिमिटेड से बी लिमिटेड में जाता है, वैसे ही मिस्टर वाई भी जाएगा, मिस्टर जेड भी जाएगा। अरे सबके पास दिमाग है ना, तो सब लोग ये एडवांटेज ले सकते हैं। तो लोग ए लिमिटेड से बी लिमिटेड में जा रहे हैं, जो चीज़ अंडर वैल्यूड होता है ना सब लोग सेल करते हैं, और जो सॉरी ओवर वैल्यूड होता है वो सेल करते हैं, और अंडर वैल्यूड बाई करते हैं। तो ए इज ओवर वैल्यूड, तो मिस्टर एक्स बेच रहा है, वाई बेचेगा, जेड बेचेगा, ए बेचेगा, बी बेचेगा, सी बेचेगा, सब लोग बेचेंगे। तो क्या होएगा, ए लिमिटेड पे ना बाइंग प्रेशर बढ़ जाता है, ए लिमिटेड पे सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है, तो ए लिमिटेड का शेयर का भाव गिरेगा। तो ए लिमिटेड का जो वैल्यू है ना वो गिरेगा, इक्विटी का वैल्यू गिरेगा। और सब लोग क्या कर रहे हैं, बी लिमिटेड पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो बी लिमिटेड पे बाइंग प्रेशर बढ़ेगा। अगर बाइंग प्रेशर बढ़ेगा तो भाव बढ़ेगा, ओके। तो उसका वैल्यू ऑफ इक्विटी बढ़ने वाला है, किसका, बी लिमिटेड का। ए लिमिटेड का कम होएगा, बी लिमिटेड का बढ़ेगा। तो एक लेवल पे आके ना क्या होएगा मालूम है, इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब हमको पता है कि वैल्यू ऑफ द फर्म गिरेगा तो कॉस्ट बढ़ेगा, या वाइस वर्सा, कॉस्ट कम होएगा, सॉरी कॉस्ट बढ़ेगा तो वैल्यू ऑफ द फर्म गिरेगा, हमको पता है। उसी तरह बी लिमिटेड का कॉस्ट है ना कम होएगा, क्यों, क्योंकि उसका वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ रहा है, या वाइस वर्सा, कॉस्ट कम हो रहा है तो वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ रहा है। आई रिपीट सुनना, ए लिमिटेड से बी लिमिटेड में शिफ्ट हो रहे हैं, जैसे मिस्टर एक्स ने शिफ्ट किया, वाई शिफ्ट करेगा, जेड शिफ्ट करेगा, तो लोग शिफ्ट करेंगे ए से बी में। तो ए के शेयर पे सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा, भाव गिरेगा। अगर प्राइस गिरेगा उसका, तो उसका वैल्यू ऑफ द फर्म गिरने वाला है, इक्विटी गिरेगा तो वैल्यू ऑफ द फर्म नीचे आ जाएगा। और बी लिमिटेड में लोग शिफ्ट हो रहे हैं तो बी लिमिटेड का भाव बढ़ेगा। तो एक जगह पे ना दोनों इक्वल हो जाएगा। तो उधर ना कॉस्ट है ना, कॉस्ट के ओ मैं बोल रहा हूँ, डब्ल्यू बोल रहा हूँ, वो इक्वल हो जाएगा। वहां पे ना आर्बिट्राज बंद हो जाता है, उधर है ना आर्बिट्राज बंद हो जाता है, फिर इधर से उधर करना बंद हो जाता है। ओके फॉर एग्जांपल अगर समझो, मैंने रिलायंस का एग्जांपल दिया था, रिलायंस का शेयर का भाव एनएससी में ज़्यादा है, बीएससी में कम है, तो लोग क्या करते हैं, बीएससी में बाई करते हैं, एनएससी में बेचते हैं। तो जहां भाव कम है उधर लोग बाई करेंगे, बाई करेंगे, बाई करेंगे, तो उधर भाव बढ़ता है।
और एनएससी में भाव अगर ज़्यादा है तो लोग सेल करेंगे, सेल करेंगे, सेल करेंगे, तो वहाँ भाव कम होएगा, तो एक जगह पे ना इक्विलिब्रियम आ जाता है। जैसे दोनों इक्वल हो गया ना, आर्बिट्राज बंद, वैसा ही इधर होगा। और एक एग्जांपल दो, सुनो। फॉर एग्जांपल समझो तुम लोग है ना टिकट के लाइन में खड़े हो ट्रेन में, ठीक है, टिकट के लाइन में खड़े हो, तुमको कहीं जाना है, ठीक है, तुमको दादर से बोरीवली जाना है सब, और तुम टिकट के लाइन में खड़े हो, लंबा लाइन है, और अचानक क्या हो मालूम है, एक दूसरा विंडो खुल गया, तो क्या करेंगे, लाइन के बहुत सारे लोग शिफ्ट होके दूसरे लाइन में चले जाएंगे। लेकिन ऐसा थोड़ी होएगा ये लाइन के सब लोग यहाँ चले जाएंगे, इधर खाली हो जाएगा, ऐसा नहीं होएगा। दोनों जगह पे इक्वल आ जाएंगे, यस और नो, बराबर है। तो दोनों जगह पे इक्वल डिवाइड हो जाता है। हम लोग देखते हैं ना, एक आदमी उधर कम है तो चलो चला जाऊं, एक एक आदमी सोचता है उधर, तो एग्जैक्टली दोनों इक्वल हो जाते हैं। और जब भी वो दोनों लाइन इक्वल हो गया, फिर इधर का उधर करना लोग बंद कर देते हैं, यस और नो, टेल मी। हाँ सर। हाँ ये सर। कॉमन सेंस है, दिस इज ह्यूमन बिहेवियर, ये ह्यूमन बिहेवियर है, बराबर है। तो वैसा ही मार्केट में भी होता है। अगर ए से बी में शिफ्ट होने से फायदा नहीं होता है तो लोग आर्बिट्राज बंद कर देगा, खत्म, और उधर रुक जाएगा, और वहां पे तुम्हारा कॉस्ट, ए का बी का कॉस्ट के ओ इक्वल हो जाएगा। वही तो प्रूव करना चाहता था। अरे एमएनएम यही तो प्रूव करना चाहता है कि देखो भाई, दो कंपनी है, दोनों का कॉस्ट अलग है, सॉरी दोनों का ईबीआईटी सेम है, बराबर है, दोनों में के सेम है, लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर में फर्क है। एक में डेट है, दूसरे में डेट नहीं है। देखो कैपिटल स्ट्रक्चर अलग है कि नहीं, लेकिन उनका केओ सेम होगा, नहीं है तो सेम हो जाएगा बाय आर्बिट्राज। दिस इज द आर्बिट्राज प्रोसेस विच इज एक्सप्लेन्ड बाय एमएनएम। ओके, so whatever we have discussed till now, let us write it down, come on, लिखो, मोदी ग्लानी एंड मिलर अप्रोच। okay, this is A, Modi, Glani and Miller approach, right down, लिखो, this theory supports net operating income approach. This theory supports net operating income approach, which states that capital structure is independent, sorry, WACC is independent, WACC is independent of capital structure. WACC is independent of capital structure. Okay, full stop. To support their argument, they have explained the process of arbitrage. They have explained the process of arbitrage. ठीक है, चलो अभी They नीचे are लिखो, explained. they have explained the process of arbitrage. ओके, चलो अभी एक लाइन छोड़ो, राइट, लीव अ लाइन, राइट, एग्जाम्पल लिखो, राइट, suppose the two companies A Limited and B Limited have same EBIT of rupees 10 lakhs, same KE of 20%, and belong to the same industry, with, 1 to 10 lakh, 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 1
belong to the same industry, having same risk class, belong to the same industry, having same risk class. Okay, chalo, full stop. However, A Limited have, A Limited have 10% debt of rupees 30 lakhs, 10% debt of rupees 30 lakhs in its capital structure, in its capital structure, but B Limited does not have any debt, but B Limited does not have any debt. बराबर है? चलो उसके नीचे है ना, तुम ये कॉपी करो, कॉपी दिस। कहाँ तक कॉपी करोगे? KO तक कॉपी करो, KO तक, KO तक कॉपी करो। डन? चलो आगे बढ़े। हाँ। Yes, sir. चलो लिखो आगे। Value of A Limited, right below this, value of A Limited is more than that of B Limited. Value of A Limited is more than that of B Limited. That is A Limited is overvalued. A Limited is overvalued, and B Limited is undervalued. A Limited is overvalued and B Limited is undervalued. Okay, right. Therefore, full stop. Therefore, if a shareholder in A Limited shifts to B Limited, he can earn arbitrage profit. He can earn arbitrage profit. ठीक है, चलो नीचे लिखो। सपोज मिस्टर एक्स होल्ड्स, suppose Mr. X holds 10% shares in A Limited. 10 नहीं, 8% लिखो, sorry, 8% shares in A Limited. 8% shares in A Limited and shifts to B Limited. And shifts to B Limited.
full stop. His arbitrage gain, profit, his arbitrage gain, that is profit, will be as under, will be as under. अब ये कॉपी करो, copy this. His arbitrage gain will be as under, copy करो. हो गया? Shall I proceed? Just 1 minute, sir. Okay. Yes, sir. Yes. चलो डन. अभी आगे लिखते हैं, लिखो आगे. Like Mr. X, लिखो. Like Mr. X या similar to Mr. X, other shareholders will also shift from A limited to B limited, will also shift from A limited to B limited, will also shift from A limited to B limited. Full stop. As a result, selling pressure on shares of A limited, selling pressure on shares of A limited will increase, and hence its price will reduce, full stop. And hence its price will reduce, and therefore the value will reduce, value of the firm will reduce. Okay, चलो full stop. आगे लिखो. On the other hand, the buying pressure, लोग A से B में शिफ्ट हो तो B में परचेजिंग प्रेशर बढ़ेगा. On the other hand, the buying pressure on shares of B limited, will increase, and hence share price will increase, which will increase the value of the firm, तो क्या हो रहा है? एक का वैल्यू बढ़ रहा है, दूसरे का वैल्यू कम हो रहा है. ओके, फुल स्टॉप. आगे लिखो. This will continue till the equilibrium point is reached. Till
द इक्विलिब्रियम पॉइंट इज रीच्ड या हैव बीन अचीव्ड, ऐसा जो भी लिखना है लिखो चलेगा। वेयर आगे लिखो, वेयर वैल्यू ऑफ बोथ द फर्म्स, वेयर वैल्यू ऑफ बोथ द फर्म्स and KO will become the same, and KO will become the same. Full stop. Full stop. At this point, arbitrage will stop. At this point, arbitrage will stop. बराबर है? चलो अभी है ना, एक सेंटेंस लिखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, नीचे लिखो नेक्स्ट लाइन में, इंपॉर्टेंट सेंटेंस राइट डाउन। एज पर एमएनएम, इन्वर्टेड में लिखो, इन्वर्टेड, if two firms belong to the same risk class and have same EBIT, then there exist an equilibrium value, and equilibrium KO, मतलब WACC, इक्विलिब्रियम KO WACC, मतलब अगर दो फर्म्स सेम बिजनेस करता है, सेम रिस्क क्लास है, सेम EBIT है, तो उनके बीच में इक्विलिब्रियम वैल्यू होता है और इक्विलिब्रियम KO होता है, ऐसा वो बोल रहा है, इन्वर्टेड क्लोज। ठीक है, अच्छा अभी इसके अजम्पशन पे भी शॉर्ट नोट आ सकता है। अजम्पशंस ऑफ एमएनएम 3 मार्क ऐसा आ सकता है, 4 मार्क ऐसा आ सकता है। ठीक है, तो चलो इसके अजम्पशन लिखते हैं, एक लाइन छोड़ो, राइट। assumptions of M&M, assumptions of M&M approach, assumptions of M&M approach, assumptions of M&M approach। पहला 3 assumption वही है स्टैंडर्ड, पहला 3 कौन सा था, लिखो नंबर 1, वो जो 3 लिखा था ना स्टार्टिंग में, सेम टू सेम, ओनली डेट एंड इक्विटी इन कैपिटल स्ट्रक्चर, लिखो नंबर 1 कौन सा था, ओनली डेट एंड इक्विटी इन कैपिटल स्ट्रक्चर, नो प्रेफरेंस, बराबर है, नो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। चलो देन नंबर 2, नो इनकम टैक्स, नो कॉर्पोरेट टैक्स, नंबर 3 100% payout. 100% पे आउट, करेक्ट। थर्ड क्या था, 100% पे आउट, मतलब नो रिटेंशन, ठीक है, नो रिटेंशन ऐसा बोल रहे हो, नो रिटेंशन। ये 3 अजम्पशंस तो कॉमन है। अभी लिखो चौथा, इन्वेस्टर्स हैव इंफॉर्मेशन, of overvalued and undervalued firms, investors have information of overvalued and undervalued firms, ये assumption है। देखो ये भी जैसे इधर ए लिमिटेड ओवर वैल्यूड था, उसका वैल्यू ज़्यादा था ना, तो ए लिमिटेड ओवर वैल्यूड है और ये अंडर वैल्यूड है, तो ये इंफॉर्मेशन होना चाहिए ना लोगों के पास। नाउ डेज इंफॉर्मेशन इज सो इजी टू गेट, सब कुछ मोबाइल पे आ जाता है, पहले से नहीं था। तो अजम्पशन किया था उन्होंने, मैंने क्या बोला, ये एमएनएम का थियरी 1964 का है, यू रिमेंबर, आई टोल्ड यू, बहुत पुराना थियरी, 64 मतलब सोचो 1964, ठीक है। चलो तो 1964 मतलब कितना पुराना है वो, तो
यहाँ पर अजम्पशन किया है कि इन्वेस्टर्स के पास ये इंफॉर्मेशन है, तो क्या लिखा हमने, इन्वेस्टर्स हैव इंफॉर्मेशन ऑफ ओवर वैल्यूड एंड अंडर वैल्यूड फर्म्स। ओके, 4 हो गया। नंबर 5, इन्वेस्टर्स आर रैशनल। देखो, इन्वेस्टर्स आर रैशनल, investors are rational to take the advantage, investors are rational to take the advantage, to take the advantage of, to take the advantage of arbitrage opportunity, to take the advantage of arbitrage opportunity, मतलब इन्वेस्टर्स हैव दैट नॉलेज, ऐसा अज्यूम किया है। हो गया नंबर 5। नंबर 6, इन्वेस्टर्स विल मेंटेन, इन्वेस्टर्स विल मेंटेन देयर पर्सनल लेवरेज, मतलब वो डेट इक्विटी मिक्स, इन्वेस्टर्स विल मेंटेन देयर पर्सनल लेवरेज, that is debt equity mix, that is debt equity mix similar to that of the company, similar to that of the company, similar to that of the company। ओके, मतलब तुमको लिखना है तो ब्रैकेट में लिखना। फॉर एग्जांपल देखो, ये हमने लोन लिया था ना, ये वाला, ये लोन, ये 8% शेयर होल्डर था, तो 8% ऑफ इक्विटी होल्ड करता है, तो 8% ऑफ डेट, उतना लोन लेना पड़ेगा। तो ब्रैकेट में लिखना है तो लिखो, फॉर एग्जांपल ब्रैकेट में लिखो, इन द अबव क्वेश्चन, इन द अबव क्वेश्चन द लोन ऑफ 2,40,000, तो तुम समझ जाओगे। इन द अबव क्वेश्चन द लोन ऑफ 2,40,000, क्लोज द ब्रैकेट, क्लोज द ब्रैकेट। ठीक है, ये तुम्हारा अजम्पशन नंबर कौन सा हो गया, 6 हो गया ना। नंबर 7, नंबर 7 लिखो, नंबर 7 अजम्पशन क्या है, द इन्वेस्टर, द आर्बिट्रेजर या इन्वेस्टर लिखो तो भी चलेगा, द इन्वेस्टर कैन गेट लोन, द इन्वेस्टर कैन गेट लोन, द इन्वेस्टर कैन गेट लोन at a rate, at a rate applicable to the corporates, at a rate applicable to the corporates। सर मतलब देखो, जैसे यहां पर हमने क्या अज्यूम किया था कि मिस्टर एक्स को लोन मिलता है 10%। अरे ये 10% क्यों लिया मैंने, क्योंकि ए लिमिटेड को लोन मिलता है 10% पे। अरे बाबा, ए लिमिटेड इज अ कंपनी, ए लिमिटेड एक कंपनी है, तो मिस्टर एक्स को भी 10% पे लोन मिलेगा जरूरी नहीं है। समझो मैं क्या बोल रहा हूं, रीडिंग। तो दोनों का रेट अलग होता है, कंपनी का लोन लेने का रेट अलग है और इंडिविजुअल को वो रेट पे लोन नहीं मिलता है। लेकिन हमने क्या अज्यूम किया कि इन्वेस्टर, इंडिविजुअल जो लोन लेता है और कॉर्पोरेट्स में जो लोन है, वो लोन का इंटरेस्ट रेट सेम है, ये हमने अज्यूम किया है। बराबर है, चलो लिखो, राइट डाउन। तो क्या लिखा हमने, इन्वेस्टर्स कैन अवेल लोन, इन्वेस्टर्स कैन अवेल लोन at at an interest rate, at an interest rate applicable to the corporates, at an interest rate applicable to the corporates। Last assumption, last one लिखो, no frictions, no frictions, मतलब ब्रैकेट में लिखो, नो ब्रोकरेज, नो अदर रिलेटेड कॉस्ट, जैसे एसटीडी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है, ब्रोकरेज होता है, ये सब खर्चा नहीं है। तो नो ब्रोकरेज, नो अदर चार्जेस, नो एसटीटी, ठीक है, नो ब्रोकरेज, नो एसटीटी एक्सेट्रा, ऐसे लिख दो। ठीक है, तो ये अजम्पशंस पे तुमको शॉर्ट नोट जैसा आ सकता है। ठीक है, शॉर्ट नोट में कितना, 3 या 4 मार्क का कुछ मिल सकता है तुमको क्वेश्चन। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, एमएनएम ने है ना, दो तरीके से
एक्सप्लेन किया है, दो तरीके से एक्सप्लेन किया है। एक तो ये तरीका जो हमने भी किया वो एक तरीका है ये वाला। एक दूसरा तरीका है जो उसने एक्सप्लेन किया है। सर हमको कौन सा करना है एग्जाम में तुमको दोनों में से कुछ भी आ सकता है, क्योंकि तुम्हारे स्टडी मटेरियल में दोनों मेथड से सम है, दोनों मेथड से क्वेश्चंस है तुम्हारे बुक में स्टडी मटेरियल में, तो हमको दोनों मेथड आना चाहिए। कौन सा दो मेथड? ये फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड क्या डिफरेंस है सुनना। ये जो उसने समझाया ना प्रोसेस, वो दो मेथड से समझाया। एक ये जो हमने कर दिया वो पहला मेथड था। देखो फर्स्ट मेथड में क्या था जो हमने अभी क्या किया, ए लिमिटेड बी लिमिटेड, उसका जो शेयर होल्डिंग था ना, ए लिमिटेड में 8% था और बी लिमिटेड में कितना था? बी लिमिटेड में उसने कितना शेयर खरीदा? 5,20,000 का शेयर खरीदा ना, इधर इधर बी लिमिटेड में उसने 5,20,000 का शेयर खरीदा और बी लिमिटेड का टोटल इक्विटी कितना था? 50 लाख था, बराबर है, 50 लाख था। अच्छा, तो 5,20,000 डिवाइड बाय 50 लाख इंटू 100 कितना आता है? ये 10.4. 10.4%। मतलब अगर मिस्टर एक्स ए लिमिटेड से बी लिमिटेड में शिफ्ट हो रहा है, अगर वो ए लिमिटेड से बी लिमिटेड में शिफ्ट हो रहा है, तो क्या हो रहा है मालूम है? उसका जो परसेंटेज होल्डिंग है ना वो बढ़ रहा है, 8% से 10.4 हो रहा है। लेकिन जो सेकेंड मेथड उसने समझाया ना एमएनएम ने, उसमें उसने क्या किया? शेयर होल्डिंग परसेंटेज सेम रखा। मतलब ए लिमिटेड में 8%, तो बी लिमिटेड में भी 8% ही चाहिए मुझे, मेरा परसेंटेज होल्डिंग नहीं बढ़ना चाहिए। अरे बाबा, अगर परसेंटेज होल्डिंग बढ़ता है तो सर अच्छा है ना? नहीं, जरूरी नहीं है। अगर होल्डिंग बढ़ेगा तो रिस्क भी तो बढ़ जाएगा मेरा। आर यू गेटिंग इट? मुझे नहीं चाहिए होल्डिंग में, मुझे उतना ही होल्डिंग चाहिए, 8%, 8%। तो एमएनएम ने दो तरीके से समझाया हुआ है। पहला, जिसमें शेयर होल्डिंग परसेंटेज बढ़ता है, जो हमने ऑलरेडी कर दिया, वी हैव डन दैट। दूसरा, शेयर होल्डिंग परसेंटेज रिमेनिंग द सेम। As I said earlier, in your study material, you have questions on both the methods. दोनों तरीके से तुमको सम्स स्टडी मटेरियल में दिया है, एक एक दो दो सम दिया हुआ है, तो हमको दोनों मेथड आना चाहिए। चलो, तो दूसरा मेथड कैसे करेंगे सर? दूसरे मेथड में क्या करना है? परसेंटेज होल्डिंग सेम रखना है, रिमेंबर, परसेंटेज होल्डिंग सेम रखना है। तो कैसे करेंगे? देखो, लिखो मत, सुनो पहले, बाद में लिख, मैं तुमको बोलूंगा तब लिखना, अभी खाली सुनो। मिस्टर एक्स ए लिमिटेड का शेयर बेचेगा, बी में जाएगा, तो पहले तो मैं लिखूंगा सेल ऑफ शेयर्स इन ए लिमिटेड। ओके, कितना होल्डिंग है उसका? 8%। ए लिमिटेड का टोटल इक्विटी कितना? 35 लैक्स था, ये तो सेम है। कितना है? 35 लैक्स का 8% कितना आता है? 2,80,000 था ना, चेक कर लो। प्लस वो लोन लेगा, वो भी सेम सेम 10% लोन। Yes, ये sir. कितना? 8% ऑफ 30 लैक्स, ये भी सेम, इसमें कोई फर्क नहीं। कितना आएगा? 2,40,000। 2.4 Like 40. तो ये कितना आएगा? 5,20,000। Yes, sir. 5 और हमने क्या अज्यूम किया था? 5,20,000 वो बी में इन्वेस्ट करेगा। नहीं नहीं नहीं, वो बी में इतना इन्वेस्ट नहीं करेगा। वो बी में क्या इन्वेस्ट करेगा? इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड। ठीक है, मैं तुमको लिखा दूंगा, तुम अभी खाली सुनो। इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड, अभी खाली सुनो, समझ लो पहले। मुझे बी लिमिटेड में 8% होल्डिंग चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। ओके, तो 8% ऑफ, जरा देखो बी लिमिटेड का टोटल इक्विटी कितना है, चेक करो। देखो ऊपर बी लिमिटेड का टोटल 50 इक्विटी लाख. कितना है? 50 लाख था ना, ये देखो, हाँ. हाँ सर. 50 लाख का 8%, 4 lakhs. 50 लाख का Lakhs. 8%, 4 लैक्स। तो इधर क्या होगा? 1,20,000 मेरे पास सरप्लस कैश बचने वाला है। कितना बचेगा सरप्लस कैश? 1,20,000।
इससे होगा क्या, मेरा परसेंटेज होल्डिंग सेम रहेगा 8%, 8%, और मेरा जो इनकम है ना वो भी सेम रहेगा। देखना, इनकम भी सेम रहेगा, इनकम भी सेम, और मेरा परसेंटेज होल्डिंग तो सेम ही है 8%। व्हाट विल हैपन टू माय इनकम, देखते हैं चलो। व्हाट विल हैपन टू माय इनकम, अब मैं ए लिमिटेड से बी में गया, मिस्टर एक्स ए लिमिटेड से बी में गया, तो उसको डिविडेंड मिलेगा बी से ना। ओके, तो डिविडेंड फ्रॉम बी लिमिटेड बराबर है, बी लिमिटेड में देखो टोटल डिविडेंड मेरे ख्याल से 10 लाख था, ठीक है, तो 8% ऑफ 10 लाख चेक कर लेना, 80,000 Yes, sir. बराबर है। एंड Yes. उसने लोन लिया तो इंटरेस्ट ऑन लोन तो भरना पड़ेगा, ये तो सेम रहेगा। कितना इंटरेस्ट था उसका, 10% था। 24,000. 10% ऑफ कितना, 2,40,000, 2,40,000, 10% इज द इंटरेस्ट रेट, तो ये 24,000 है इंटरेस्ट। तो उसका नेट इनकम कितना है, नेट इनकम फ्रॉम बी, 56,000. नेट इनकम फ्रॉम बी 56,000। अच्छा, व्हाट इज हिज डिविडेंड फ्रॉम, व्हाट वाज हिज डिविडेंड फ्रॉम ए लिमिटेड, 8% होल्डिंग था उसका उधर, 8%, उसका डिविडेंड कितना था, देखो 7 लाख था। चेक 7 करो, lakhs. चेक करो, पेज टर्न करके देखो, 7 लाख का 8% कितना है, 56,000। मतलब पहले उसका इनकम 56,000 था, अभी भी 56,000 है, तो एनी चेंज इन इनकम, नो, नो चेंज, नो चेंज इन इनकम। ये सेकंड मेथड है, सुनना। तो अभी इधर है फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड में फर्क क्या है। फर्स्ट मेथड में क्या हो रहा है मालूम है, परसेंटेज होल्डिंग बढ़ रहा है, उसका इनकम भी बढ़ रहा है, 24,000 से होल्डिंग बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है। ये इनकम पर एनम है, यस ये पर एनम है, ये पर एनम है। इनकम मतलब क्या, पर एनम इनकम होगा ना, अगले साल और इनकम होगा, अगले साल और इनकम होगा वैसे। तो फर्स्ट वाले मेथड में क्या हो रहा है, फर्स्ट वाले मेथड में, इन द फर्स्ट मेथड परसेंटेज होल्डिंग बढ़ रहा है, इनकम भी बढ़ रहा है, यहां लिखता हूं मैं इनकम, वो भी बढ़ रहा है। सेकेंड वाले मेथड में क्या हो रहा है, परसेंटेज होल्डिंग सेम, इनकम भी सेम, नो चेंज। तो सर सेकेंड मेथड में फायदा क्या हुआ, सेकेंड मेथड में यू हैव अ सरप्लस कैश, ये वन टाइम कैश है। क्या बोला मैंने, ये वन टाइम कैश है, वन टाइम सरप्लस कैश। तो दोनों मेथड में ये फर्क है, फर्स्ट मेथड में होल्डिंग बढ़ेगा, इनकम भी बढ़ेगा, सेकेंड मेथड में होल्डिंग सेम, इनकम भी सेम, बट इन द सेकेंड मेथड यू हैव अ सरप्लस कैश, और ये वन टाइम कैश है जिसको कंपनी किधर भी इन्वेस्ट कर सकता है। सर इसके ऊपर इंटरेस्ट, अरे इंटरेस्ट तो पूरा लिया ही है ना, मैंने पूरा इंटरेस्ट लिया है, मैंने पूरा 2,40,000 पे इंटरेस्ट लिया है, देखो। तो ये इंटरेस्ट फ्री पैसा हो गया, इंटरेस्ट फ्री पैसा, तो सरप्लस कैश इंटरेस्ट फ्री पैसा। अभी दिमाग में डाउट आएगा, सर उससे अच्छा लोन ही कम ले लेते हैं ना, ये लोन कम ले लेते हैं, 1,20,000 का लोन मत लो, उतना कम लोन लो। अगर उतना कम लोन लिया ना तो क्या होएगा, ये इनकम नील आता है ना, नो चेंज आता है ना, वो प्रूव नहीं कर पाएगा एमएनएम। अगर लोन कम होएगा तो इंटरेस्ट कम हो जाएगा, अगर इंटरेस्ट कम हो गया तो वो सेम प्रूव नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसने क्या बोला कि लेवरेज सेम रखो, इनकम सेम रहेगा, इनकम सेम रहेगा, परसेंटेज होल्डिंग सेम रहेगा, और मिस्टर एक्स के पास इंटरेस्ट फ्री सरप्लस पैसा रहेगा 1,20,000, वो जिधर भी चाहे इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये दो टाइप का उसने आर्बिट्राज गेन समझाया है, बराबर है, और ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट इन द सेंस हमको दोनों आना चाहिए, दैट्स इट।